देखो, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के लिए कहेगा, क्या करोगे डिफाइन, बोलो तो। देखो, इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन क्या हो गया? जब किसी भी कंडक्टर से चार्ज कंटिन्यूसली फ्लो करेगा, तब इसी को कहेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। इसका क्या हो गया डिफिनेशन? फ्लो ऑफ चार्ज कंटिन्यूसली थ्रू ए कंडक्टर is called electric current, and flow of charge per unit time is called amount of electric current. इलेक्ट्रिक करंट का क्या डिफिनेशन हो गया? फ्लो ऑफ चार्ज कंटिन्यूसली थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, एंड flow of charge through conductor per unit time is called amount of electric current। और इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं टी समय में टोटल चार्ज क्यू फ्लो किया, तो पर यूनिट टाइम क्या लगा? क्यू बाई टी। देयरफॉर आई इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई टी। क्या हो गया? ये अमाउंट ऑफ, ये कहलाया अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर सेकंड। इसी को हम एम्पियर बोलते हैं। मतलब क्या? 1 कूलम बाय 1 सेकंड इक्वल टू हो जाएगा 1 एम्पियर। देखो, किसी भी कंडक्टर से जब चार्ज का फ्लो होता है इस तरह से, तो चार्ज जो है फ्लो इस तरह से नहीं होता है, वह इस तरह से वाइब्रेट करते हुए जाता है। कहने का मतलब क्या? कंटिन्यूसली इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होते रहता है। ये पढ़ाएंगे हम आगे अल्टरनेटिंग करंट में। जैसे कि ये इस तरफ से जा रहा था, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, ऐसे किया ये मैक्सिमम हो गया, और फिर ऐसे आया तो मिनिमम हो गया। कहने का मतलब क्या? जब किसी भी कंडक्टर से चार्ज फ्लो होता है, तो फ्लो ऑफ चार्ज का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। यही हो गया इलेक्ट्रिक करंट। अभी देखो, इस पर जो है एक न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं तुमको। इस सबको जो है फोटो खींच के भेज देना है। देखो, एक न्यूमेरिकल्स है, तुम लोग बोलना कैसे बनेगा। और ये सब जो है हम तुम लोगों को सारा नोट्स भेज देंगे। कहता व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या? आई इक्वल टू 1 एम्पियर flowing through a conductor, then what is the total number of electron passing through this conductor per second? अगर 1 एम्पियर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, तो पर सेकंड यानी t इक्वल टू 1 सेकंड नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहता है व्हाट। सिंस तुम जानते हो I इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। I इक्वल टू हो जाएगा Q का मान N E बाई टी। देयरफॉर N इक्वल टू हो जाएगा I T बाई E। I का मान 1 एम्पियर है, T का मान 1 सेकंड है, E का मान होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 625 इंटू 10 टू पावर 60। यही आंसर होगा।
ओम्स लॉ, ये सब 10th में भी तुम लोग पढ़े हो, उसी चीज को हम तुमको बता रहे हैं, यहां भी पढ़ना है तुमको। ओम्स लॉ क्या है? मान लेते हैं कि ये एक कोई कंडक्टर है ए बी, और इसके दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इससे जो है फ्लो ऑफ करंट आई है। अगर इसमें कह रहा है, ओम्स लॉ कहता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाए तो आई का मान भी बढ़ते जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर घटाते जाएंगे तो आई का मान भी घटते जाएगा। लेकिन यह तभी, कहने का मतलब जिस रेशियो में भी बढ़ेगा उसी रेशियो में आई बढ़ेगा। कहने का मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल डिफरेंस between end of conductor is directly proportional to flow of current, और ये तभी होगा, सही तभी होगा जब कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ये हो जाएगा एक कांस्टेंट टेम्परेचर, और कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन भी अनचेंज हो। इसमें दो कंडीशन को ध्यान में रखना है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर, और यदि इसका फिजिकल कंडीशन मतलब इसका ना लेंथ में कोई चेंज आवे, ना क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई प्रकार का चेंज आवे, यही हो गया फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट रहेगा तब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, देयरफॉर V इक्वल टू I इंटू R होगा। यहां पर R क्या है? एक कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं किसी भी कंडक्टर के जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल का रेजिस्टेंस बोलते हैं, ऑफ कंडक्टर बोलेंगे, सब तुम पहले भी पढ़ चुके हो। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट हो जाएगा ओम हो जाएगा, ठीक है। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? आर का ओम। अब वोल्ट पर एम्पियर भी बोल सकते हो, ये क्या हो जाएगा? वोल्ट पर एम्पियर। अब देखो इसमें मोबाइल नहीं है छोटा, अब तुमको कभी कभी आ जाता है 2 मार्क्स की क्वेश्चन कि डिफाइन द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इस पर नोट भेज रहे हैं, खाली समझा दे रहे हैं रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। तो देखो, जब कोई भी कंडक्टर से चार्ज फ्लो करता है तो कंडक्टर के जिस प्रॉपर्टीज के कारण फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज होता है उसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो कि इसमें से डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, रेजिस्टेंस जो है क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सब तुम पढ़ चुके हो, 11th 10th में पढ़ चुके हो। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और दूसरा भी प्रोपोर्शनल टू होता है। हाँ, ये क्या है यहाँ? हाँ हाँ, ठीक, एरिया नहीं बोलना है, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलना है, ठीक है। देयरफॉर दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, देयरफॉर R इक्वल टू एक कांस्टेंट हो जाएगा रो L बाय A। यहाँ रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। यहाँ रो
क्या क्या है, रजिस्टिविटी, या इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अब देखो, इसमें से स्पेसिफिक रजिस्टिविटी को अगर कहेगा ऐसा यूनिट इसका लिखिए, क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू आर ए बाय एल, आर ए बाय एल, ओम हो गया, मीटर स्क्वायर मीटर, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। कभी कभी आता है तुम लोगों को 2 मार्क्स का, डिफाइन द टर्म रजिस्टिविटी, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखो, डिफाइन द टर्म रजिस्टिविटी सिंस R इक्वल टू रो एल बाय ए होता है। देख, अगर कहें हम इफ L इक्वल टू 1, A इक्वल टू 1, देन रो इक्वल टू R हो जाएगा। इसी को तुम लैंग्वेज में लिख दो, रजिस्टिविटी का डिफिनेशन हो गया। क्या लिखोगे कि किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया और पर यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को कहेंगे उस कंडक्टर का रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर फॉर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम कहेंगे रेजिस्टिविटी कहेंगे। अब देखो यहां कंडक्टेंस, कंडक्टेंस किसको कहते हैं तो बताओगे, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इसको हम प्राय जी से डिनोट करते हैं, जी इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय आर हो जाएगा। द रेसिप्रोकल या द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, और क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा, और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। और देखो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। इतना कंडक्टिविटी बराबर होता है 1 बाय होता है स्पेसिफिक, क्या है ये, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के जो रेसिप्रोकल होगा उसको हम कहेंगे क्या, कंडक्टिविटी, या कह सकते हो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल को हम कहेंगे, हाँ, कंडक्टिविटी। कोई दिक्कत, the reciprocal of resistivity is called conductivity, या कह सकते हो the reciprocal of specific resistance। ये क्या होता है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो the reciprocal of resistivity is called क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी, और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ये ओम मीटर था, इसका क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यही हो गया। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, देखो
ओम्स लॉ में तुम पढ़े हो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब क्या V बाय I का रेशियो एक कांस्टेंट आएगा। मतलब यह कांस्टेंट क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अगर हम V बाय I अगर कांस्टेंट आएगा, इसका मतलब क्या है, V और I का रेशियो कांस्टेंट तभी आएगा दो क्वांटिटी की एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो उस दोनों के बीच का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, तभी जो है दोनों का रेशियो कांस्टेंट आ पाएगा। जैसे देखो इधर हम ले लेते हैं I, इधर लेते हैं V, तो अगर मान लेते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, ये मान लेते हैं यहाँ 4 है, ये 2 है। तो देखो कोई भी लाइन का अगर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वह एंगल उस ग्राफ का स्लोप कहलाता है। मान लो इसको ओ ए से डिनोट करते हैं, तो स्लोप ऑफ ओ ए क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया क्या 2, बेस हो गया 4, तो 1/2 आया। ये 2 क्या है, ये 2 है वोल्टेज, आई 4 क्या है आई, तो V बटा आई क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, V बटा आई R। उसी तरह से मान लेते हैं ये, अगर मान लो ये 8 है, ये 4 है, तो यहां फिर टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 वोल्ट बाय 8 एम्पियर, फिर तुमको आ जाएगा 1/2। तो ये 1/2 क्या हो जाएगा, हमेशा ये कांस्टेंट आ रहा है, ये तभी ना होगा जबकि ये स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं तो क्या जाएगा थीटा चेंज होते जाएगा तो स्लोप भी चेंज होते जाएगा। और V और I का स्लोप क्या होगा, V और I का स्लोप जो है, अगर V को y एक्सिस पर लेंगे, I को x एक्सिस पर लेंगे, तो दोनों का जो स्लोप होगा वह R होगा। इसको जब चेंज कर दोगे इधर इधर तो 1/r आ जाएगा, नहीं रजिस्टिविटी हो जाएगा। वो एग्जाम में तुमको देखना है कि अगर ये ग्राफ दिया है इधर I इधर V, तो कहेगा इसका स्लोप क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को, और इसको यहाँ अगर हम V कर दें, इसको I कर दें, तब क्या हो जाएगा I बटा V हो जाएगा, इसका मान 1/r हो जाएगा, तो फिर ये रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ कंडक्टिविटी, सॉरी कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ध्यान रखना है, ये अगर दोनों, हाँ 1/r का मतलब क्या हो गया, जी हो गया, जी क्या है यहाँ कंडक्टिविटी है, ठीक है। तो इसमें यही ध्यान रखना है कि ये दोनों अगर चेंज हो जाता है तो, या इधर अगर हम लेते हैं आई इधर भी, तो इसका स्लोप होगा कंडक्टिविटी, इधर भी इधर आई, तो इसका स्लोप होगा रेजिस्टेंस होगा। और इसी को क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। कहने का मतलब कि ये जो है V बटा I कांस्टेंट है, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। देखो कभी कभी आता है राइट द लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के लिमिटेशन को लेकर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो क्या है लिमिटेशन, कोई भी फिजिकल अगर क्वांटिटी का अगर लिमिटेशन पूछे तो उसका क्या क्या किस कंडीशन के अंतर्गत वह ट्रू वैल्यू होगा, वही कंडीशन उसका लिमिटेशन कहलाएगा। जैसे कि ओम्स लॉ में क्या पढ़े तुम कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो एक लिमिटेशन ये हो गया। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा कि जिस कंडक्टर के लिए हम ओम्स लॉ का चर्चा कर रहे हैं उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा लिमिटेशन क्या हो जाएगा, इसका फिजिकल कंडीशन अनचेंज होना चाहिए, इतने लिखना है। फिजिकल कंडीशन इज अनचेंज, लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया में किसी प्रकार का चेंज नहीं हो। देखो ओमिक कंडक्टर समझते हो,
ओमिक कंडक्टर को हम इस सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सबका डेफिनेशन भेज भी देंगे, खाली सुन लो, ये सब याद रह जाएगा। ओमिक कंडक्टर, इसको हम लीनियर कंडक्टर भी बोलते हैं। बोलोगे प्रशांत, किसको कहते हैं ओमिक कंडक्टर? म्यूट किया हुआ है कि संजय बताएगा? आवाज जा रहा है? हाँ देखो, कुछ ना है, सब आ जाता है, देखते हैं किसी बीएससी बोर्ड में पूछा है ये। ओमिक कंडक्टर का मतलब होता है जिस कंडक्टर में ओम्स लॉ का पालन होगा। ये जो कंडक्टर, जिस कंडक्टर में ओम्स लॉ ओबे होगा उसी को कहेंगे हम ओमिक कंडक्टर। जिस कंडक्टर में ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा उसको हम नॉन ओमिक कंडक्टर कहेंगे, ठीक है। और ओमिक कंडक्टर को हम लीनियर कंडक्टर भी बोलते हैं। देखो, बता रहे हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों टेम्परेचर के चेंज होने से किस प्रकार चेंज होता है। ये तो जान रहे हो कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ता है और रेजिस्टिविटी भी बढ़ता है। ये एक फार्मूला को ये इसका जो देखो, ये एक्सपेरिमेंटल फार्मूला है, किस प्रकार से चेंज करता है। ये आर टी इक्वल टू हो जाता है आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। उसी तरह से अगर रेजिस्टिविटी के लिए भी सेम फार्मूला होता है, रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी, वेयर यहां आर टी इक्वल टू है रेजिस्टेंस 80 डिग्री सेंटीग्रेड और नॉट इक्वल टू है रेजिस्टेंस एट टी नॉट डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ जो टी देख रहे हो यह टी माइनस टी नॉट है, ये ध्यान रखना है। और अल्फा बराबर है यहाँ है कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी यही है। इस फार्मूला को याद रखना है। देखो, अगर टी डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस आर टी है और टी नोट पर मान लेते हैं आर नोट है, ये फार्मूला को याद कर जाना है। एक्सपेरिमेंटल फार्मूला है आर टी इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी। आर की जगह रो हो जाएगा। हाँ क्या बोले? तो इसमें जो है तो आर टी तो हो गया क्या, टी डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस, आर नॉट क्या हो जाएगा टी नॉट डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो टी दिया हुआ है वह दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस है, ये हाई टेम्परेचर ये लो टेम्परेचर, टी माइनस टी नॉट हो गया। अल्फा क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हो गया, यही हो गया। अब देखो, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स है, हम बताते हैं टाइम।
इस सब का नोट्स हम भेज देंगे। देखो पहला न्यूमेरिकल्स का भी नोट्स हम भेज देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कैलकुलेट द रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। रजिस्टिविटी पूछ रहा है, तो रजिस्टिविटी का मतलब क्या, रो पूछ रहा है। ऑफ ए मटेरियल ऑफ वाई 10 मीटर लॉन्ग, यानी L इक्वल टू दिया है 10 मीटर। जीरो पॉइंट 4 मिलीमीटर डायमीटर दिया है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 0.4/2 मिलीमीटर इक्वल टू 0.2 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -3 मीटर। हाँ, तो रजिस्टिविटी निकल जाएगा। और आर दिया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम। क्या हो जाएगा, सिंस आर इक्वल टू रो एल बाय ए, तो रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए बाय एल। आर ए का मान हो गया पाई आर स्क्वायर बाय एल। सब का मान धर दो, आर का मान है 2 ओम, पाई का मान 3.14, स्मॉल आर का मान हो जाएगा यहाँ 0.04 इंटू 10 टू पावर -6 बाय एल का मान है 10। इसको जब हल करोगे तो इसका मान आएगा तुमको 2.512 इंटू 10 टू पावर -8 ओम मीटर। अब नेक्स्ट देखो, इधर आ रहा है। नेक्स्ट में कहता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, सिग्मा इक्वल टू व्हाट ऑफ लेंथ 3 मीटर, जबकि दिया हुआ है L इक्वल टू 3 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब हो गया 0.02 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर स्क्वायर। हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, आर इक्वल टू दिया हुआ है 2 ओम। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय रो, और रो इक्वल टू क्या होता है आर ए बाय एल। एल बाय क्या हो जाएगा आर ए हो जाएगा इक्वल टू एल का मान है 3 मीटर, आर का मान है 2 और ए का मान हो गया 0.02 इंटू 10 टू द पावर -6। इसको जब सॉल्व करोगे इसका मान आएगा 75 इंटू 10 टू द पावर 6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। थर्ड नंबर बता रहा है ए वायर ऑफ 10 ओम। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम है। रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच टू थ्राइस इट्स, कहता है इस वायर को जो कि L1 बराबर L है, इसको खींच करके 3 गुना लंबाई कर देते हैं, L2 इक्वल टू 3L कर देते हैं। ओरिजिनल लेंथ का 3 गुना करता है। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी, तो रो 1 इक्वल टू मान लेते हैं रो, खींचने के बाद रो 2 इक्वल टू व्हाट कह रहा है, और रेजिस्टेंस भी बोल रहा है R2 इक्वल टू व्हाट। हाँ बताओ अब इसमें से हो गया टाइम की। देखो एक वायर है, इसका रेजिस्टिविटी रो था, खींच करके इसका लंबाई 3 गुना कर दिए, इसका रेजिस्टिविटी कितना हो जाएगा रो ही रहेगा। रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं होता है। रेजिस्टिविटी जो है पर यूनिट लेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में है, तो मटेरियल तो वही है,
रजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो पहला का आंसर हो गया नो चेंज। देखो प्राय स्टूडेंट इसमें गलती कर देता है, समझ गए ना, ऑब्जेक्टिव में ये आता है, एमसीक्यू में ये ध्यान रखना है कि मटेरियल जब तक चेंज नहीं होगा तब तक जो है उसका रजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगा। दूसरा देखो, अब R2 निकालने के लिए कह रहा है, तो इसमें से R1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो L1 बाय A1, और R2 बराबर क्या हो जाएगा, तो रो तो वही रह गया L2 बाय A2, therefore R2 बाय R1 इक्वल टू हो जाएगा रो L2 बाय A2 इंटू A1 बाय रो L1, रो कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ R2 इक्वल टू R1 इंटू L2 बाय L1 इंटू फिर हो जाएगा यहाँ A1 बाय A2 इक्वल टू R1 का मान कितना है, R1 का मान दिया है 10, L2 का मान हो गया 3 है, L1 का L, देखो A1 बटा A2 है, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, तो A1 बटा A2 क्या हो जाएगा, L2 बटा L1 हो जाएगा, ये भी इतना इक्वल टू हो गया R1 L2 बाय L1 इंटू फिर L2 बाय L1। जैसे कैसे देखो A1 L1 बराबर क्या होता है A2 L2, तो A1 बाय A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा L2 बाय L1। इस प्रकार यहां भी क्या हो जाएगा 3L बाय L, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 90 ओम न्यू रजिस्टेंस। 4 नंबर देखो, स्टार्ट कर दिया हो। A वायर हैज रेजिस्टेंस 16 ओम, एक वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना है 16 ओम। It is melted and drawn into a wire of half length, L1 बराबर L मान लो, और इसको पिघला करके इसके हाफ लेंथ के बराबर कर देते हैं, L2 बराबर क्या जाएगा L बाई 2 इक्वल टू 0.5 L हो जाएगा। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं R2 हो गया इक्वल टू व्हाट, फिर कह रहा है यानी व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, दूसरा कह रहा है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल टू व्हाट, उसी तरह से बन जाएगा ये भी R2 4 होगा, हाँ R1 बराबर क्या हो जाएगा रो L बाय A1 और R2 बराबर क्या हो जाएगा रो L बाय 2 बाय A2, R2 बाय R1 क्या हो जाएगा रो L बाय 2 A2 इंटू A1 बाय रो L। एग्जाम में जो आता है ना दो नंबर का मैं बनाऊंगा तो नहीं मार्क्स देंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए जो है तुम बोल रहे हो। देखो अब ये रो कैंसिल हो गया, ये L भी कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 बाय 2 A1 बाय A2 इक्वल टू 1 बाय 2 A1 बाय A2 L2 बाय L1, हाँ क्या बोला अब चलेगा, चल रहा है मैसेज आ गया, मैसेज आ गया तो जरूर किया ना, इतना बराबर हो जाएगा 1 बाय 2 L2 बाय L1, तो L2 हो गया क्या 1 बाय यानी L बाय 2 इंटू L खत्म हो गया ये 1 बाय 4, देयरफॉर R2 बराबर हो जाएगा 4 R1,
वन कितना दिया हुआ था जी? 16 ओम। मिस्टेक हो गया। R1 इक्वल टू 4R2 होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, यहाँ 1/4 है, सॉरी। हाँ, R2/R1 इक्वल टू हो गया 1/4। तो R2 बराबर हो जाएगा R1/4 इक्वल टू 16/4 बराबर 4 ओम। यही आंसर हो गया। अब दूसरा देखो, परसेंटेज चेंज। ये है ना, यही परसेंटेज चेंज इन रजिस्टेंस। क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2/R1 इंटू 100 हो जाएगा। कितना परसेंट? बराबर क्या हो जाएगा? R1 का मान है 60 माइनस 4 बाय 60 इंटू 100%। क्या हो जाएगा? 12/60 इंटू 100% इक्वल टू हो जाएगा 25, 75। यही आंसर हो गया। फाइव नंबर देखो। फाइव समझ रहा है सब? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक, इसको देखना सामने। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E इक्वल टू व्हाट? इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना, A इक्वल टू 2 मिलीमीटर स्क्वायर, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। बोलना कैसे बनेगा सामने? और कहता है कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, I बराबर है 1 एम्पियर। द कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज, कंडक्टिविटी मतलब क्या? सिग्मा इक्वल टू दिया हुआ है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये दिया हुआ है। बताओ तो संचय कैसे बनेगा इसमें? इतना सा तुमको डाटा दिया हुआ है। सिंस क्या हो जाएगा? सिग्मा इक्वल टू 1 बाय रो, इक्वल टू 1 बाय रो का मान क्या हो जाएगा? आर ए बाय एल इक्वल टू एल बाय आर ए। अब आगे बताओ कैसे बनेगा? क्या कुछ दिमाग लगाएगा? भी देखो, क्यू का यहां जरूरत क्या? हमको ई लाना है तो ई में कन्वर्ट करना होगा। आई दिया हुआ है तो ई और आई में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो यहां आर से पहले चेंज करना शुरू करो। देखो एल बाय आर का क्या लिख सकते हैं? भी इक्वल टू आई आर। तो क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू भी बाय आर, तो नहीं दिया हुआ है, यहां जाएगा भी बाय आई इंटू ए। फिर देखो यहां ये जो है आई ऊपर चला जाएगा, आई बाय भी आई इंटू एल, भी इंटू ए। अब देखो भी नहीं दिया हुआ है तो एक चीज देखो, हमको भी को ई में बदलना है। तो जानते हो ई बराबर हो जाता है भी बटा एल, आई इंटू एल। अब भी का मान हो जाएगा ई बाय ई बराबर भी बटा आर। हाँ, तो सीधा ये लिख देते हैं, नहीं तो आई है ना, इसको भी को हम ये एल को नीचे ले लेते थे, भी बाय एल कर दिया इंटू ए। भी ये एल को ऊपर पलट के चला जाएगा तो ये गलती ये आई नहीं है। वीडियो रुक गया देखो। नहीं, वीडियो तो चल रहा है। हाँ? हाँ, ये भी बटा आई, तो आई ऊपर चला गया। हाँ, तो एल को नीचे भी बटा एल, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें
इंक भरा है कि देखें, इक्वल टू, देखो इसमें से ये जो है आई को उतार दिए ए, और v बटा एल को क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, सिग्मा हो गया। अब देखो तुम, हमको निकालना था ई, देयरफॉर ई इक्वल टू हो जाएगा आई ए बाय सिग्मा। अब देखो सब चीज दिया हुआ, आई का मान कितना है 1 एम्पियर, ए का मान क्या दिया हुआ 2 × 10⁻⁻6, और सिग्मा का मान कितना दिया हुआ है 6.25 × 10⁻7। इसको जब सॉल्व करोगे इसका मान आएगा तुमको, पापा हाँ वहाँ पे आई बाय वी बाय एल इंटू ए है, तो यहाँ ए ऊपर कैसे करें? ये ऊपर जाएगा, गलती हो गई, ये गलती हो गई, गलती हो गई। ये नीचे रहेगा, हाँ ये ए यहाँ होगा, हाँ इंटू ए का मान 2 × 10⁻⁻6। इसको जब सॉल्व कीजिएगा इसका आएगा मान 8 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। यही आंसर है ना बेटा। देखो एक क्वेश्चन करा, ये क्वेश्चन नंबर 6, the resistance of a conductor at 20 degree centigrade is 3.15 ohm। देखो इसमें R20 दिया हुआ है, 20 पर कितना 3.15 ओम। फिर कहता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर R100 दिया हुआ है आपको, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया हुआ है 3.75 ओम। Determine the temperature coefficient of resistance of the conductor। ये अल्फा इक्वल टू कर रहा है वाट, फिर कर रहा है the temperature coefficient of resistance of the conductor, फिर कहता है what will be the resistance of the conductor at 0 degree centigrade। कहता है R naught equal to what, where यानी R naught इक्वल टू है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले हम अल्फा निकालेंगे, तो देखो यहां सिंस हम जानते हैं आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, तो आर टी इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा टी, आर टी माइनस आर नॉट बाय आर नॉट टी इक्वल टू हो जाएगा अल्फा। अब देखो इसमें से अल्फा इक्वल टू आर टी का मान कितना हो गया, आर टी इसी से निकालते हैं 3.75, आर नॉट मान लेते हैं ये हो गया 3.15 बाय 3.15 इंटू टी का मान हो जाएगा टी माइनस टी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 में 5 हो गया, 7 में से 1 गया 6 हो गया, इतना बाय 3.15, टी का मान कितना है 100 माइनस 20 इक्वल टू 0.60 बाय 3.15। ये कैंसिल हो गया, इसको जब हल करोगे इसका मान आएगा तुमको इसका मान आएगा 0.0025 आएगा, इतना डिग्री पर सेंटीग्रेड। यही हो गया, यही आंसर हो गया। अब फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये निकालना है तुमको आर नोट का मान। ये देखो दूसरा लूंगा, ये आ रहा है ना वीडियो में, देखो अगेन R100 इक्वल टू क्या हो जाएगा R नॉट 1 प्लस अल्फा क्या
ये 0 डिग्री से इंडिकेट करता है 100 माइनस 0 हो जाएगा। R 100 इक्वल टू R नॉट प्लस R नॉट अल्फा इंटू 100। इसको इधर कर लेंगे R 100 माइनस R नॉट इक्वल टू R नॉट अल्फा इंटू 100। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अगेन जैसे यहां 100 लिया, अब 20 पर लेंगे R20 माइनस क्या हो जाएगा, सिमिलरली R नॉट इक्वल टू R नॉट अल्फा इंटू 20 माइनस 0 करेंगे तो 20 आ जाएगा, सेकंड हो गया। दोनों को डिवाइड कर देंगे, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, R100 माइनस R नॉट बाय R20 माइनस R नॉट इक्वल टू, ये में R नॉट अल्फा कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 100 बाय 20, तो ये हो जाएगा 5। अब इसमें से क्या हो जाएगा, R100 का मान और करेंगे 3.75 माइनस R नॉट का मान निकालना है, R20 का मान 3.15 माइनस R नॉट इक्वल टू 5। 2 मिनट है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, देखो 3.75 माइनस R नॉट इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 25 15 इतना माइनस 5 R नॉट हो गया ना, देयरफॉर R नॉट बराबर हो जाएगा 3। यही आंसर। दिखाई दे रहा है ना। हाँ देखो यार, और बताइएगा जरा सा तुम लोग जो है 10th में पढ़े हो कि ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन जो तुम लोग पढ़े हो, इसमें कैपेसिटेंस में जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। जान ही रहे हो RS बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 ये, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 ये। इसी पर जो यही दोनों फॉर्मूला यूज होगा ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में। तो देखो तुम लोग आवाज आ रही है ना। हाँ तो देखो तुम लोगों को ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में हम इतना सवाल बता दिए हैं कि हमको इसके लिए बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो तुम लोगों को हम इसका क्वेश्चन लगभग 20 तो हम भेज दे रहे हैं व्हाट्सएप पर, समझ गया ना। और उसको तुम लोग अपने से बनाना, लगभग सब बन जाएगा। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस का कोई भी प्रॉब्लम हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, खाली टेक्निक जो कैपेसिटेंस में बताए थे वही टेक्निक, कॉमन पॉइंट को जो है तुम पॉइंट आउट कर करके तुम सॉल्व करोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम व्हाट्सएप पर लगभग 20 तो प्रॉब्लम भेज देते हैं, तुम लोग बनाना। जो नहीं बनेगा, जिसका आंसर सही भेज रहे हैं हम, जिसका आंसर नहीं टैली करेगा तुम लोग यहाँ पूछोगे, हम इस पर सॉल्व कर देंगे। ऐसे हमको विश्वास है कि तुम लोग जितना भी स्टूडेंट हो 99% तुम लोग से खुद बन जाए। ठीक, कोई दिक्कत? हाँ हाँ ये सारा भेज देंगे। और इसके ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस का जो है प्रॉब्लम पहले भेज देंगे विद आंसर, तुम लोग घर में बैठ करके बनाना। जब दिक्कत होगा तब हम यहाँ क्रॉस करना, ऐसे दिक्कत नहीं होगा। कैपेसिटेंस वाला में इसीलिए हम ज्यादा करके बता दिए थे कि रेजिस्टेंस अपने आप हो जाएगा। ठीक है, इंड कर रहे हैं। हाँ 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 थ्योरी भी भेज देंगे, जितना पढ़ा है सब। और हिंदी में भी थ्योरी भेजेंगे, और न्यूमेरिकल और इंग्लिश दोनों का भेज देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों।